हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। आने वाले समय में सभी स्टेट में एग्ज़ाम्स होनी है, जिसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is highest diameter of the female pelvic? क्या है सबसे ज़्यादा फीमेल पेल्विक के डायमीटर कहाँ होता है, ये किस साइड में होता है? ठीक है, देख लेते हैं फीमेल पेल्विक में। ऑप्शन ए एंटीरियो पोस्टीरियर, ऑप्शन बी लैटरल, ऑप्शन सी ऑब्लिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज एंटीरियो पोस्टीरियर। ठीक है, सबसे ज़्यादा डायमीटर कहाँ मिलेगा आपको? एंटीरियो पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, देख लेते सारे का देख लेते हैं हम लोग। एंटीरियो पोस्टीरियर का सबसे पहले देखते हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर एनाटॉमिकली एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? कभी कभी इन लोगों के डायमीटर का वो भी पूछ लेता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 11 सेंटीमीटर। वाइल इज द ऑब्स्टेट्रिक एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक और एंटीरियो पोस्टीरियर साइड का डायमीटर कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर कितना देखने को मिलेगा आपको? 135 mm। ठीक है, उसमें सेंटीमीटर की बात हो गई, यहाँ mm की बात हो गई। कितना? 135 mm। ऑब्लिक में कितना देखने को मिलेगा? 125 mm देखने को मिलेगा अबाउट। ठीक है, और इसमें क्या है? बिट्यूबियस डायमीटर कितना देखने को मिलेगा? 11 सेंटीमीटर। बिस्पेंसियस देखने को कितना मिलेगा? 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थे पेल्विक डायमीटर। तो सबसे ज़्यादा यदि किसी का बोला जाता है तो किसका होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है 11 सेंटीमीटर। और ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज? ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज का मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी सबइल्यूजन, ऑप्शन सी बर्थ इंजरी, ऑप्शन डी पेरिफेरल सेप्सिस। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज क्या होता है पोस्टपार्टम हेमोरेज का? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस एटोनिसिटी है क्या चीज़ देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पोस्टपार्टम हेमोरेज आपको कल ही पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। Uterine atony is the condition where the uterus doesn't contract, engage after the childbirth, resulting the soft and weak uterus. It's a most common cause of the postpartum hemorrhage and can lead to life-threatening blood loss. Okay, इसमें क्या होगा? ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा कि जो अपना यूट्रस है पुरानी जो कहना चाहिए नॉन बर्थ कंडीशन में नहीं जा पाएगा। ठीक है, सॉफ्ट और वीक रहेगा। इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के समय में कितना वेट गेन होता है? ऑप्शन ए 6 kg, ऑप्शन बी 8 kg, ऑप्शन सी 11 kg, ऑप्शन डी 14 kg। नाउ राइट आंसर इज 11 kg। ठीक है, टोटल अमाउंट जो बोलते हैं यूज निकलता है वो कितना निकलता है? 11 kg का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। Amount of weight should be gained during the pregnancy depend on your body mass index before the pregnancy। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे BMI पे डिपेंड करता है। जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे या फिर इससे रिलेटेड क्लास पढ़ेंगे तो मैं BMI को डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो क्या है, यदि हमारा BMI ज़्यादा है तो हमारा वेट गेन ज़्यादा होगा, और BMI कम है तो हमारा वेट गेन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अंडर वेट BMI वाले इनका क्या होगा? BMI लेस देन 18, यू शुड गेन 12.5 to 18 किलोग्राम। ठीक है, BMI 18 और 18 से कम होती है तो अपना वेट गेन कितना होगा? 12.5 से 18 किलोग्राम तक। नाउ नेक्स्ट क्या होगा?
BMI 18 to 24 रहेगी, 18.5 to 24.9 होगा तो क्या होगा, 11.5 to 16 kg वेट गेन होगा। ओवरवेट BMI होगी, ओवरवेट कैसा होगा, BMI यदि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम वेट गेन होगा। ठीक है, मोटे लोगों का वेट थोड़ा कम बढ़ता है, तो कितना BMI यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, 7 से 11 तक बढ़ेगा। और ओबेस पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसकी BMI 30 से ऊपर है, उसका क्या होगा, 5 से 9 kg ही वेट बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद में एक और एक्सेप्शनल कंडीशन आती है, ट्विंस प्रेगनेंसी रहती है तो ट्विंस प्रेगनेंसी होने से 37 to 54 kg वेट बढ़ता है। ठीक है, ये और ट्रिपलेट होता है तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, वैसे 54 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ट्रिपलेट होने से बढ़ता है। ठीक है, नाउ ये थे आपके BMI के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ता है, ये चीज़ थी ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। आई थिंक मैंने प्लासेंटा प्रीविया पढ़ा चुका है। इसमें क्या पूछा, प्लासेंटा प्रीविया, पार्शियल जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसका मैनेजमेंट कैसा करते हैं। ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी डी एंड सी, ऑप्शन डी कंप्लीट बेड रेस्ट। नाउ राइट आंसर इज कंप्लीट बेड रेस्ट। प्लासेंटा प्रीविया होने से क्या होता है, कई बार डॉक्टर नहीं बोलते, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बता देते हैं, तो वो प्लासेंटा प्रीविया की ही कंडीशन होती है। देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट में और क्या क्या चीज़ आती है। प्लासेंटा प्रीविया इज डिपेंड ऑन सीवियर फैक्टर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग दैट आर जेस्टेशनल एज, हेल्थ ऑफ द मदर एंड बेबी एंड गोल कीपिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है, मम्मा की कंडीशन पे, बेबी की कंडीशन पे, और जो कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, कितने मंथ की हुई है, इस पे डिपेंड करेगा इसका मैनेजमेंट। ठीक है, यदि नो ब्लीडिंग है तो अलग मैनेजमेंट होगा, ब्लीडिंग होगी तो अलग मैनेजमेंट होगा। ठीक है, नो ब्लीडिंग में देख लेते हैं, इफ देयर आर नो ब्लीडिंग गोल आर रिड्यूस टू रिस्क ब्लीडिंग टू गेट क्लोज टू द डिलीवरी, द प्रोवाइड में बी recommended evidence vaginal examination, sex prevent damage to the placenta. Okay, C-section likely be suitable between 36 to 37 week। यदि हमारी प्रेगनेंसी क्या है, प्लासेंटा प्रीविया के साथ 36 to 37 वीक तक चली गई है, तो नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, C-section करके बेबी आउट कर लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग यदि होती है तो क्या होगा, इन देयर ब्लीडिंग इज प्रोवाइडर विल मॉनिटर द मदर एंड बेबी क्लोजली इनटू द हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड। ओके, क्या करेंगे इसमें, यदि ब्लीडिंग होती है तो माँ और बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ठीक है, 34 वीक की प्रेगनेंसी है तो लंग मैच्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, C-सेक्शन करके बच्चे को निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, फिर चेक करेंगे लंग मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि लंग मैच्योर हो गया है तो हम C-सेक्शन करके बच्चे को आउट कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, बेड रेस्ट रिकमेंडेड करते हैं, स्लीपिंग पोजीशन देते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आएगी, प्लासेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में आती है। आई होप आपको प्लासेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट पता चल गया हो। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, बेड रेस्ट देना है। उसके बाद में ब्लीडिंग की कंडीशन है तो अलग चीज़ है, नहीं है तो अलग चीज़ है। यदि प्रेगनेंसी 35-36 वीक से ऊपर की है तो उसमें अलग मैनेजमेंट आएगा, इसमें कम है तो अलग मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्लासेंटा प्रीविया के साथ में है प्रेगनेंसी 36 वीक तक सर्वाइव कर जाए, क्योंकि उसके बाद में हम C-सेक्शन करके बच्चे को आउट कर लेते हैं, बेड रेस्ट देते हैं और इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉमनली गिवन टू द प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर को कौन सी वैक्सीन देते हैं, सभी को पता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी टिटनस, ऑप्शन डी DPT। नाउ राइट आंसर इज टिटनस। आप लोग बताइएगा कि टिटनस के डोजेस कब कब लगते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, प्राइमरी
फीचर्स ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, सबसे पहले यदि सर्वाइकल कैंसर है तो उसके कौन से फीचर्स होंगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी हेडेक। नाउ राइट आंसर इज इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। यदि सर्वाइकल कैंसर है तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम दिखेगा, इनरेगुलर आपको मेंस्ट्रुएशन होंगे, पीरियड में डिफरेंस बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज द टाइप ऑफ द कैंसर टू डेवलप इनर लेयर ऑफ द सर्विक्स एंड हेल्दी सेल्स चेंज टू बिगिन द मल्टीप्लाई रैपिडली। ओके, क्या होगा, कहाँ पे होगा, इनर साइड ऑफ सर्विक्स में होगा, और क्या होगा, हेल्दी सेल इमेच्योर हो जाएगी और मल्टीपल होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expected weight gain of antenatal mother during the first 20 week। ठीक है, फर्स्ट 20 वीक मदर जो है, एंटीनेटल मदर जो है, कितना वेट गेन करती है। ऑप्शन ए 0.5 to 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2 to 3 kg, ऑप्शन सी 3 to 4 kg, ऑप्शन डी 4 to 5 kg। नाउ राइट आंसर इज 2 to 3 kg। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है, 2 to 3 kg। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना कितना वेट गेन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BMI। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरियस ट्राइमेस्टर एंड बॉडी मास इंडेक्स बिफोर प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा, यू माइट गेन वेट 5 pound और नो वेट एट द और इन द फर्स्ट 12 वीक। फर्स्ट 12 वीक में क्या होगा कि जो करना चाहिए कि वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा या 5 pound थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वोमिटिंग वगैरह होती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, जो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादा वेट गेन नहीं होता। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते क्या होगा कि यही वेट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा, 5 point ओनली, उसके बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते तक ये सारे सिम्टम थोड़े कम होने लगते हैं, मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी कम होने लगती है, थोड़ी सी भूख वूख लगने लगती है, तो क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 11 pound तक। नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा, 12 pound तक। ठीक है, तो ये क्या है कि वेट बढ़ता है। अब जिसकी BMI जितनी होगी उतना बढ़ेगा। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, यदि BMI 18.5 से 24.9 है तो वेट कितना बढ़ेगा, 0.8 to 1 pound। ठीक है, यदि BMI 25 to 29 है तो कितना बढ़ेगा, 5 to 7 pound। और यदि ऊपर है, 3 के ऊपर है, हाइयर है, तो कितनी बढ़ेगा, 4 से 6 pound। ठीक है, ये BMI के अकॉर्डिंग वेट भी बढ़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। कौन सा टेस्ट है जो मोर्टेलिटी और एक्टिविटी ऑफ स्पर्म को चेक करने के लिए किया जाता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नाउ ऑप्शन इज प्रोटीन इलेक्ट्रोफिजिया, ऑप्शन बी CMP टेस्ट, ऑप्शन सी PCR टेस्ट, ऑप्शन डी हॉर्नर टेस्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी हॉर्नर टेस्ट। अब हॉर्नर टेस्ट है क्या चीज़, Horner test is also known as the post-coital test, okay, PCT. Sims Horner test is diagnostic test that evaluate the interaction between sperm and cervical mucus। ठीक है, ये क्या है, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो स्पर्म है और सर्वेक्स है, इसमें कितना इंटरेक्शन हो सकता है, कितना वो उसमें सर्वाइव कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच एट लेवल ऑफ जिफाइड टर्म्स। ओके,
जिफाइड प्रोसेस तक पहुंचता है तो कितने वीक की प्रेगनेंसी में वहां तक पहुंचता है। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए 32 वीक्स, ऑप्शन बी 36 वीक्स, ऑप्शन सी 40 वीक्स, ऑप्शन डी 42 वीक्स। नाउ राइट आंसर इज 36 वीक। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। यदि हमारा बेबी का क्या है, हमारी कहना चाहिए कि यदि 12 to 14 वीक की यदि प्रेगनेंसी है तो कहाँ पहुँचेगा, पेल्विक फ्लोर में ही रहेगा। 16 इसमें बिलो अम्लाइकस जाता है। 20 to 20 वीक में कहाँ मिलेगा अपने को, अम्लाइकस के ऊपर मिलेगा। और जिफाइड प्रोसेस में किधर जाएगा, 36 वीक की प्रेगनेंसी है तो जिफाइड प्रोसेस में जाता है। ओके, और ये अधिकांश से कौन सा जिफाइड प्रोसेस पूछता है, अम्लाइकस पूछता है और पेल्विक वाला पूछता है। तो क्या है, यदि 36 वीक की है तो जिफाइड प्रोसेस, उसके बाद में 20 to 22 वीक में है जाता है अम्लाइकस, बिलो अम्लाइकस 16 और पेल्विक में है 12 to 14। ठीक है, इसमें हम लोग का थ्योरी भी देख लेते हैं थोड़ा सा, वही जो मैंने बताया। देखिए 12 वीक में कहाँ रहेगा ये, यूट्रस स्टिल इनसाइड ऑफ पेल्विस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। 20 वीक में क्या कहेगा, रीच द नावल जाएगा। ठीक है, 36 वीक में कहाँ जाएगा, मैंने 20 वीक में बताया ना, अम्लाइकस के पास में जाएगा ये। 36 वीक में कहाँ जाएगा, रिब्स केज के पास में जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, जिफाइड प्रोसेस या रिब केज के पास में जाएगा। ओके, जो चीज़ मैंने आपको पहले डायग्राम में बताई वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय फीटल मैक्रोसोमिया। मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, मैक्रोसोमिया है क्या, फीटल मैक्रोसोमिया। ऑप्शन ए बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg, ऑप्शन बी लार्ज साइज ऑफ हेड ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। नाउ राइट आंसर इज बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। देख लेते हैं, यूवेज वेट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी अराउंड 7.5 IBLS, या हम केजी में बोलेंगे तो 3.5 kg। इंडिया में है 3.5 kg का ही बेबी नॉर्मल वेट माना जाता है। हाउएवर द हेल्दी न्यूबॉर्न वेट कैन बी रेंज फ्रॉम 5 IBL या कितना हो सकता है 8 IBL या 13 IBL, यानी कि 4 kg तक जा सकता है यदि अच्छा हेल्दी बेबी है तो। बट क्या होगा, अ बेबी इज कंसिडर्ड है अ लो बर्थ वेट बेबी इफ द बेबी लॉस 5 IBL से कम हो, यानी कि 1.5 kg से कम का हो, तब हमारा लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। ठीक है, और यदि ज़्यादा होता है 4.5 kg से तो क्या कहलाएगा, मैक्रोसोमिया या वेरी लार्ज बेबी कहलाएगा। 3.5 kg का बेबी हमारे यहाँ पे आइडियल बेबी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which pituitary hormone is stimulated the secretion of the breast milk from the mammary gland। ओके, ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी LH, ऑप्शन डी HCG। नाउ राइट आंसर इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ओके, prolactin hormone that is affect the bodily function include the breast development, milk production and sexual function। ओके, प्रोलैक्टिन का क्या काम है कि क्या क्या काम करेगा, मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और सेक्सुअल फंक्शन, ये सारे काम प्रोलैक्टिन हार्मोन के। और यदि इंजेक्शन की बात आती है तो हमको वहाँ पे प्रोलैक्टिन नहीं डालना, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन आता है। ओके, ऑक्सीटोसिन पढ़ाया था मैंने नेक्स्ट क्लास में, इसमें देखिए हम लोग प्रोलैक्टिन पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the main source of estrogen and progesterone after the 3 months of pregnancy। ऑप्शन ए hypothalamus, ऑप्शन बी pituitary gland, ऑप्शन सी placenta, ऑप्शन डी ओवी। ना राइट आंसर इज प्लासेंटा। क्या है, 3 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद में क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सोर्सेस क्या है 3 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद, तो आंसर क्या है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, 3 मंथ के बाद में प्लासेंटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने लगता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को।
ठीक है, देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ है। तो placenta is the temporary organ that develop the uterus during the pregnancy. It is the oval and round shape organ to connect the baby and mother to through the umbilical cord. Placenta में मेन फंक्शन क्या है placenta के देख लेते हैं। क्या है कि जो प्लासेंटा ऐसा ऑर्गन है जो मदर से बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जोड़ के रखता है, और इसके मेन फंक्शन क्या क्या चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। प्लासेंटा के फंक्शन यदि पूछता है तो प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी। ऑप्शन में नेक्स्ट क्या आएगा, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बेबी। ठीक है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेगा। ठीक है, प्रोड्यूस द हार्मोन दैट हेल्प टू बेबी ग्रो। वही थोड़ी देर पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही थी, वही हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेंगे, बच्चे को ग्रो होने के लिए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, पास्ट इम्यूनिटी फॉर द मदर टू बेबी। क्या है, इम्यूनिटी पास करेगा माँ से बेबी को। द प्लासेंटा इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, फीटल स्ट्रक्चर और मैटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, प्लासेंटा दो पार्ट में डेवलप होता है। कौन से, एक होता है फीटल स्ट्रक्चर और मैटरनल स्ट्रक्चर। अब जब हम लोग प्लासेंटा पढ़ेंगे तब और डीपली पढ़ेंगे। ये तो मैंने अभी सिर्फ प्लासेंटा के फंक्शन इसलिए बता दिए कि क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, अब प्लासेंटा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो प्लासेंटा फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेकोनेटा। ठीक है, इट मीन्स फ्लैट केक। ठीक है, आपने उसका स्ट्रक्चर देखे होंगे, केक की तरह राउंडेड शेप में होता है। और ये वर्ड कब मिला था, 1638 को। ठीक है, 1638 को। ओके, इसमें देखिएगा जब आप प्लासेंटा पढ़ेंगे तो इसकी दो प्रकार के स्ट्रक्चर आएगा, एक मैटरनल स्ट्रक्चर एंड एक फीटल स्ट्रक्चर आएगा। एमनियन और कोरियन पढ़ते रहेंगे हम लोग, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब डिटॉल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी deficiency of which following lead to the neural tube defect। यदि आप ओबीजी पढ़ रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कौन सी कहना चाहिए कि इसका डिफिशियंसी होगी जो क्या कॉज करेगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करेगी। ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। नाउ राइट आंसर इज फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी क्या कॉज करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, और हम लोग जैसे ही जब भी कहते भी आप देखेंगे प्रेगनेंसी कंसीव होती तभी से बोला जाता है ना कि आयरन की गोलियां लो, फॉलिक एसिड की गोलियां लो। तो इससे क्या क्या इस डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी देख लेते हैं। पेल स्किन रहेगी, डिक्रीज एपेटाइट रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, डायरिया रहेगा। ठीक है, टेंडर टंग रहेगी। और अदर सिम्टम कौन कौन से होंगे, पेन्स एंड नेल्स रहेंगे, माउथ अल्सर होगा। ठीक है, मसल्स वीकनेस रहेगी, प्रॉब्लम विथ विजन रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा, हेडेक रहेगा, ब्रीथलेसनेस रहेगा एंड फीलिंग फैंट रहेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम कैसे आएगी, डिफिशियंसी ऑफ फॉलेट एसिड से होगी। ठीक है, और क्या क्या होगा कि ये क्या कॉज करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। इसीलिए बोला जाता है जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड लेना चालू कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ द लेबर प्लासेंटा इज डिलीवर्ड। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। किस स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है, तो ये होता है थर्ड स्टेज में। चलिए देख लेते हैं। द प्लासेंटा इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर बर्थ टू डिलीवर्ड आफ्टर द बेबी बॉर्न। ठीक है, यूजुअली विद इन द 30 मिनट। मैंने जो आपको पहले बताया वही चीज़ है। प्लासेंटा क्या है कि बेबी के बर्थ होने के 30 मिनट के अंदर आउट हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, थर्ड स्टेज में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय द पेप स्मेयर। पेप स्मेयर की स्क्रीनिंग के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं। ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन
बी इंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। नाउ राइट आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। क्या डिटेक्ट करते हैं हम? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, पेप स्मेयर टेस्ट की जहाँ बात आती है तो वो किस लिए स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो देखिए आप लोग जो डायग्राम में देख रहे हैं, ये पेप स्मेयर इसमें परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको यदि कोई टॉपिक में और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेशल, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।